थामे रखना चाहिए जैसा हम अभी रखते हैं। वूश। लुसियन अपने पैरों के नीचे आ रही इस अनुभूति से कांप उठा। हुप। इसके साथ ही रट्टा के साथ लुसियन की छाया भी कांपने लगी। अपनी सांस रोके। रसेल के कहने पर लुसियन ने अपनी सांस रोक ली। उसी समय कहीं से आया काला पानी उसके ऊपर बहने लगा। धारा से उसका शरीर हिला नहीं, परंतु ठंडक उसके अंदर प्रवेश कर गई। उसका शरीर स्वाभाविक रूप से तनावग्रस्त हो गया। आप वास्तव में पानी के नीचे नहीं हैं, इसलिए प्रतिरोध न करें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। लुसियन ने सांस छोड़ी, अपनी आंखें बंद की और फिर खोली। ब्लब ब्लब, मानो वह सचमुच पानी के नीचे हो। लुसियन के मुंह से बुलबुले निकल रहे थे। ये है। काले पानी में चमकते गोल गोल प्राणी तैर रहे थे। यदि सभी प्राणी मर जाएं, तो वे धरती पर लुप्त हो जाएंगे। रसेल ने जमीन की ओर इशारा किया। तो जमीन भी एक पुल है जो सभी मौतों को जोड़ती है। रत्ता इस जगह को जानता है। यहीं पर रत्ता था। रत्ता चिल्लाया और जल्दी से लुसियन के कंधे पर चढ़ गया। ये जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा है। यह एक ऐसी जगह है जहां जीवित लोग नहीं आ सकते। यह जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा है। उसकी आवाज उसके मुंह से नहीं निकली। इसके बजाय ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके विचार उसके सिर में एक वास्तविक आवाज की तरह गूंज रहे थे। यह एक ऐसी जगह भी है जहां केवल उन जादूगरों को आमंत्रित किया जा सकता है जो मौत से संवाद कर सकते हैं। लेकिन ये लंबे समय तक रहने की जगह नहीं है, इसलिए जल्दी करें। रसेल ने पास में मौजूद गोल प्राणियों की ओर इशारा किया। हाय अंधकार। रत्ता भी अंधकार है। रत्ता ने अपने अगले पंजे हिलाए मानो वह प्रसन्न हो। अंधकार, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर रहा है? ये प्रकाश नहीं है। मूल रूप से आप मृत्यु से भी गहरे अंधकार को नहीं देख सकते, लेकिन आप एक जादूगर हैं। क्या आप भूल गए कि आपको अंधकार का आशीर्वाद प्राप्त है? रसेल गोल प्राणियों को ले आया और उन्हें लुसियन के सामने रख दिया। अंधकार हर जगह है, हर चीज को देख रहा है। उसे पकड़ो। अंधकार तुम्हें जादूगर के रूप में मदद करेगा। लुसियन एक पल के लिए झिझका। हालांकि उसने एक बड़बड़ाहट सुनी जैसे कि सब ठीक हो। लुसियन ने अपनी सांस ली और अंधेरे को महसूस किया। एक क्षण में ही बम रखने का स्थान और बम स्विच का स्थान एक तस्वीर की तरह उसके दिमाग में घूम गया। अविश्वसनीय, अब यह हो गया है। रसेल के शब्दों के साथ जो अंत को चिन्हित करते थे, लुसियन को वहां अंधेरे का वियोग महसूस हुआ। ब्लब ब्लब, बुलबुलों की अंतिम ध्वनि के साथ लुसियन वास्तविकता में लौट आया। अचानक उसके पैरों की शक्ति खत्म हो गई और वह गिर पड़ा। युवा मास्टर। ह्यूम ने तुरंत लुसियन को पकड़ लिया और घबराते हुए पूछा, क्या तुम्हें अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है? मेरा मतलब है, क्या तुम्हें चक्कर आ रहा है? कितने दिन हो गए? क्या मैं यहाँ कब से खड़ा हूँ? 5 सेकंड, 8 सेकंड, मुझे ठीक से नहीं पता। तुम अचानक ऐसे स्थिर हो गए जैसे तुम्हारी आत्मा निकल गई हो और फिर इस तरह गिर पड़े। ह्यूम के उत्तर पर प्रतिक्रिया देते हुए लुसियन ने रसेल की ओर देखा। ठीक है, हम वहाँ काफी समय से हैं। बस इतना ही समय हुआ है। ऐसा लगा जैसे कुछ मिनट ही बीते हों। वैसे जादू का नाम मौत का सागर है, जो मेरे द्वारा बनाए गए जादू में से एक है। रसेल ने कंधे उचकाए और हंस दिया। क्या आप प्रतिभाशाली हैं? लुसियन अपनी हंसी भी नहीं रोक पाया क्योंकि उसने जो कुछ भी देखा वह सब सच था। यह अविश्वसनीय था, लेकिन वह वास्तव में जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा पर पहुंच गया था। क्या तब मैं झूठ बोलता? रसेल ने लुसियन से संपर्क किया। हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। अभी आपको कुछ करना है ना? आप क्या कर रहे हैं? अभी भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लुसियन को याद आया कि उसने कितने बम देखे थे। 132 बम। लुसियन को ये तो पता नहीं था कि यह कितना शक्तिशाली था, लेकिन यह वास्तव में इतनी बड़ी मात्रा थी कि ग्रेट लाइट मंदिर के आधे हिस्से को उड़ा सकती थी। लुसियन ने लाल धागे के साथ साथ लंबे कदम बढ़ाए। जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा पर अंधेरे में उसने देखा कि पादरी का बम स्विच कहाँ था। वह आभूषण जैसी चीज जो वह अपनी बेल्ट के किनारे पहनता था, वह बम स्विच था। ह्यूम,
हाँ युवा स्वामी, क्या आप बेल्ट पर लगी सजावट को दूसरे व्यक्ति की नज़र में आए बिना हटा सकते हैं? मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया है। तो अब करो। लुसियन ने उस बेल्ट की ओर इशारा किया जो उसने पहन रखी थी। सजावट कहाँ है? ह्यूम ने अपना सिर झुकाकर पूछा। ये रहा। लुसियन उस ओर इशारा करने ही वाला था कि उसने देखा कि सजावट अचानक गायब हो गई। वहां उसने रत्ता को देखा जो धीरे धीरे गहनों को कुतर रहा था। हाँ, रत्ता ने ये कर दिखाया। हाँ, रसेल ने रत्ता को स्ट्रोक दिया। रत्ता उत्तम है। सही। लुसियन ने मुस्कुराते हुए रत्ता को देखा। तारांकन महोदय। लुसियन भूरे रंग का लबादा पहने हुए पादरी के पास पहुंचा। ये देखकर कि उसके पास से गुजरने वाले सभी लोग लाल धागे में पिरोए जा रहे थे, लुसियन ने मन ही मन अपनी जीभ चिटकाए। वे यादृच्छिक रूप से निकाले जाते हैं। लुसियन की आवाज सुनकर पादरी चौंक गया और उसके हाथ से कुछ गिर गया। कागज। लुसियन ने इस क्षण को नहीं गंवाया। पादरी ने जल्दी से कागज उठाया और लुसियन की ओर देखा। उसका चेहरा शर्मिंदगी से भरा हुआ था। सप्रकाश के पुत्र, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? क्या? लुसियन ने कुछ अजीब बात नोटिस की। इस आदमी के साथ रहना बहुत कम असुविधाजनक था, भले ही वह एक पादरी था। ऐसा लग रहा था मानो उसमें प्रकाश की शक्ति बहुत कम थी। हालांकि लुसियन ने अपने सामने जो था उस पर ध्यान केंद्रित किया। मुझे जो करना है वह सरल है। लुसियन ने पादरी से 5-6 कदम पहले ही चलना बंद कर दिया। मैं आपको परेशान करने के लिए सचमुच माफी चाहता हूं, भले ही आप व्यस्त हों। लुसियन ने बात कहने से पहले पादरी की ओर अपना सिर थोड़ा झुकाया। यह एक ऐसा कार्य था जिससे स्वाभाविक रूप से समय मिल गया। नहीं, तुम्हें मुझसे क्या कहना है? पुजारी एक क्षण के लिए रुका। पुजारी को लगा कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति परिचित है, वह लुसियन था। पुजारी अचानक पीछे हट गया, जैसे वह पकड़ा नहीं जाना चाहता था। क्या बात क्या बात? लुसियन ने पादरी की प्रतिक्रिया को अजीब नजरों से देखते हुए पूछा। उसे लगा कि वह अपनी दृष्टि में एक काली पूंछ देख सकता है, लेकिन वह जल्द ही गायब हो गई। हालांकि लुसियन की अभिव्यक्ति वैसी ही रही। कोई बात नहीं, मैं व्यस्त हूं, इसलिए अलविदा। पुजारी अचानक तेजी से आगे बढ़ने लगा। लुसियन, जो उसकी पीठ की ओर देख रहा था, ने अपने मुंह के कोनों को ऊपर उठाया। चीज। पुजारी से जुड़ा लाल धागा तनावग्रस्त हो गया। रत्ता ने ये किया। लुसियन ने एक क्षण के लिए कुछ उठाने का नाटक किया और रत्ता ने उसे एक आभूषण थमा दिया। अच्छा काम। हे, राटा अच्छा है। आभूषण के रूप में छिपा हुआ बम स्विच 2 अंगुलियों के संयुक्त आकार का था, तथा इसके पिछले भाग में कट के स्थान पर एक माना पत्थर लगा हुआ था। सुरक्षा के लिए उन्होंने तुरंत मन पत्थर को बाहर निकाला और उसे ह्यूम को सौंप दिया। इसे टुकड़े टुकड़े करके छोड़ दो। हाँ, मैं चीजें तोड़ने में अच्छा हूँ। ह्यूम ने मन पत्थर को अपने हाथ में लिया और उसे खोला। यद्यपि मन पत्थर की ताकत स्टील जितनी मजबूत थी, फिर भी यह पाउडर बन गया। ह्यूम ने उस स्थान को हिलाया जिसे उन्होंने अपने हाथ में कसकर पकड़ रखा था और पाउडर छिड़क दिया। कुरकुरा। जब लाल धागा कट गया तो लुसियन ने गहरी सांस छोड़ी और एक मधुर ध्वनि निकली। उसने विस्फोट रोक दिया। कहानी का प्रवाह निश्चित रूप से बदल गया था। इससे चाहे जो भी परिणाम सामने आए, लुसियन को विस्फोट को रोकने का कोई अफसोस नहीं था। लुसियन ने महान प्रकाश मंदिर को देखा। वह मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद गुरुजी। तुमने ये किया, लुसियन। बेशक, मैंने थोड़ा सा जोड़ा। रसेल ने कंधे उचकाए। वैसे क्या आपको यह महसूस हुआ? क्या आप पुजारी के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, वही पुजारी। रसेल की आंखें थोड़ी उग्र हो गईं। पुजारी ने जो कागज गिराया था उस पर अंधेरा शब्द लिखा था। ह्यूम ने इस मुद्दे को उठाया। जब लुसियन ने पूछा तो ह्यूम ने सिर हिला दिया। हाँ, यह उन शब्दों में से एक है जो मैंने सीखा था, इसलिए मैंने इसे स्पष्ट रूप से देखा। ये सही है। ह्यूम ने सही कहा। वह पुजारी अंधकार में रंगा हुआ पुजारी है। इसलिए यह मंदिर की ओर से एक भ्रष्ट पुजारी है। तो क्या इसीलिए मुझे कम असहजता महसूस हुई? तभी लुसियन को पादरी के प्रति अपने मन में उत्पन्न हुई अजीब अनुभूति का एहसास हुआ।
लेकिन मंदिर को इस बारे में पता नहीं था। कारण चाहे जो भी हो, यह आश्चर्य की बात थी कि किसी को इसके बारे में पता नहीं था। बहुत सारे पुजारी हैं, शायद आप वास्तव में नहीं जानते होंगे, और अगर जानते भी हैं, तो संभावना है कि किसी ने इसे छिपा दिया हो। यह हो सकता है कि जादूगर ने अंधेरे के साथ उनके शरीर पर आक्रमण करके पुजारी पर कब्जा कर लिया हो। लुसियन ने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत सारी संभावनाएं हैं। उपन्यास में ये घटना एक जादूगर का काम निकली। क्या इस बार ऐसा होगा? लुसियन ने अपने विचार रोके और ह्यूम और रत्ता से बात की। आप दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया है। रत्ता एक ऑलराउंडर है। रत्ता हर काम में अच्छा है। लुसियन की परछाई हिलने लगी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब युवा गुरु की शक्ति से प्राप्त हुआ। ह्यूम रत्ता की तरह चमकते हुए मुस्कुरा रहे थे। ह्यूम, हाँ, युवा स्वामी। चल दर। लुसियन को धीरे धीरे चिंता होने लगी। तुम्हें बहुत गुस्सा आया होगा। वह काफी दूर तक चला गया था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या अब तक कार्सन और हिंट बम मिलने के बाद आश्रय स्थल पर वापस आ चुके होंगे। इसकी कल्पना मात्र से ही वह भयभीत हो गया। तारांकन, रोशनी, मुझे माफ करें। जैसे ही लुसियन ने कार्सन के चेहरे पर भाव देखा, उसने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। यह सबसे अच्छा था जो वह कर सकता था। यह उससे बेहतर था कि कार्सन को एक शूरवीर द्वारा मजबूर किया जाता कि वह उसे वापस विला में ले जाए। क्या आपने भोज पर शहद डाला था? टीएन रसेल लुसियन से पूछ रहा था कि क्या उसने भोज में शहद इसलिए डाला क्योंकि लुसियन जाना नहीं चाहता था या वह भोज में अपेक्षा से अधिक समय तक रुका हुआ था। रसेल ने लुसियन के महान प्रकाश मंदिर को छोड़ने से इनकार करने पर अफसोस जताया। उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि इस भोज के कई लाभ हैं, लेकिन उन्हें लुसियन की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सबसे ऊपर प्राथमिकता देनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम अल्पविराम डॉट उद्धरण चिन्ह। कार्सन ने अपना मुंह बंद कर लिया और अपना गुस्सा शांत कर लिया। ये बच्चा कभी इतनी दूर नहीं आया था, इतनी बड़ी जगह पर नहीं आया था, तो स्वाभाविक था कि वह उत्सुक था। बल्कि लुसियन को अकेला छोड़ने के लिए कार्सन ही काफी हद तक जिम्मेदार थे। ये हो चुका है। कार्सन ने अपना गुस्सा दबा लिया क्योंकि वह हेंट के सामने लुसियन के सामने कोई मुद्दा नहीं उठाना चाहता था। क्या आप अपना गुस्सा रोक रहे हैं? हेंट आश्चर्य से बोला और जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। कार्सन की निगाहें इतनी क्रूर थीं कि उसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। तुम कहाँ थे? कार्सन ने थोड़ी तीखी आवाज में पूछा। मैं थोड़ी देर के लिए टहलने गया था। मैं ग्रेट लाइट मंदिर में फिर कब आ सकता हूँ? मैंने इसे बहाने जैसा बनाए बिना कुछ तथ्य जोड़ दिए। कार्सन एक क्षण के लिए चुप हो गया। दुर्भाग्य से दिव्य एलर्जी एक ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। इसके अलावा लुसियन की हालत बहुत गंभीर थी। पिताजी ने शहर से दूर क्रोनिया में एक मंदिर बनवाया था और अगर वह मंदिर होता तो वे तुम्हारे लिए सब कुछ करते। कार्सन को नहीं पता था कि लुसियन इस पर कैसी प्रतिक्रिया देगा, लेकिन अभी अभी उसके शब्द बहुत दयनीय लग रहे थे। तुम फिर से वापस आ सकोगे, इसलिए अब से अकेले मत घूमो। कार्सन ने चुपचाप लुसियन की ओर देखा। हाँ, इस बार मैं बिल्कुल चुप रहूंगा और बस तुम्हारा पीछा करूंगा। आप बात करने में बहुत अच्छे हैं। अगर मैं कम से कम अच्छी तरह बोलूंगा तो मैं मुसीबत में पड़ने से बच जाऊंगा। लुसियन की सरल मुस्कान के साथ कार्सन ऐसे हंसा जैसे वह हार गया हो। कारण चाहे जो भी हो, उन्हें खुशी थी कि लुसियन बहुत बुद्धिमान बन गया। तो क्या कुछ हुआ? लुसियन को सब कुछ पता था, लेकिन वह अनभिज्ञ होने का नाटक कर रहा था। वहां था, हेंट ने जवाब दिया, अपनी बाहों से कुछ बाहर खींचते हुए। उस वस्तु को देखकर लुसियन हैरान रह गया। उसने उसे बहुत ध्यान से देखा, लेकिन वह सिर्फ एक पत्थर था। ये चट्टान है। जब लुसियन ने पूछा तो हेंट ने सिर हिलाया। ये सही है। यह एक चट्टान है। ये बिल्कुल एक बम है जो चट्टान के रूप में छिपा हुआ है। क्या आप यहाँ नीचे देख सकते हैं? जब हेंट ने पत्थर उठाया तो नीचे एक गोल वस्तु चिपकी हुई थी। वास्तव में अद्भुत। वहां 132 बम थे। ये सोचकर कि अपराधी ने एक एक करके बम पत्थरों पर रखे होंगे, रसेल की जीभ उस व्यक्ति की दृढ़ता से चटक उठी। क्या वह गोल चीज बम है?
हेंट ने लुसियन की उंगली को एक गोल वस्तु की ओर इंगित करते हुए सिर हिलाया। ठीक है, समस्या यह है कि हमें नहीं पता कि कितने बम हैं। कार्सन ने गहरी सांस ली और लुसियन की ओर देखा। तुम्हारा अनुमान सही था, लुसियन। हॉल में रोशनी कम होना सिर्फ एक गलती नहीं लगती। मैं नहीं चाहता था कि मेरी चिंताएं वास्तविकता बन जाएं। आह! लुसियन ने उदास चेहरा बनाया। जल्द ही उसने अपनी जेबें टटोली, जैसे उसे कुछ सूझ रहा हो। भाई, मैं घूम रहा था और एक पादरी ने कुछ गिराया था जिसे मैंने उठा लिया। वहां इतने सारे लोग थे कि मैं उसके साथ नहीं चल पाया, लेकिन कुछ अजीब था। इसे मुझे दे दो। कार्सन ने लुसियन द्वारा सौंपे गए बम स्विच को देखा। कार्सन का माथा जल्दी से सिकुड़ गया और उसने जल्दी से पीछे की ओर देखा। क्या तुमने यहाँ कोई मनपत्थर देखा? ये खतरनाक लग रहा था, इसलिए मैंने मनपत्थर को बाहर निकाल लिया। अच्छा काम, कार्सन ने राहत के साथ कहा। बाहरी भाग को सजावट जैसा दिखाने के लिए छिपाया गया था, लेकिन यह एक बम स्विच था। लुसियन, क्या तुमने कभी उस पादरी को देखा है? हाँ, मैंने उसे देखा। लुसियन ने सिर हिलाया। वैसे, भाई, ये कहना, आप इसकी रिपोर्ट किसे करने जा रहे हैं? लुसियन के तीखे सवाल पर कार्सन रुक गए। यह महान प्रकाश मंदिर था और अपराधी एक पुजारी था। चाहे आप इसे किसी को भी बताएं, पुजारी अंततः उनके परिवारों को खतरे में डालने की कोशिश करेंगे। हालांकि वह ये दिखावा भी नहीं कर सकता था कि वह कुछ भी नहीं जानता। उन्हें सच बताना थोड़ा जटिल होगा। कार्सन की आंखें स्वाभाविक रूप से हेंट की ओर मुड़ गईं। क्या हेंट, जिसके पास प्रकाश की शक्ति थी, का पुजारियों के साथ सबसे करीबी रिश्ता नहीं था? कुआं। जैसे ही हेंट को ध्यान आया, उसने सोचा कि कौन उपयुक्त होगा। आह! उस समय लुसियन ऐसे चिल्लाया जैसे उसे कुछ एहसास हो गया हो। लेडी टेला ने मुझे बताया कि एक शाही व्यक्ति यहाँ आया था। 3 तरफा बैठक के बारे में क्या ख्याल है? शाही परिवार और सीमांतवासी एक दूसरे पर नजर रख रहे थे। चूंकि सीमांत और मंदिर के बीच अच्छे संबंध नहीं माने जा सकते, इसलिए एक दूसरे की जांच करने वालों के साथ एक दूसरे की बैठक देखना काफी दिलचस्प होगा। टीएन, यहाँ सीमा क्रोनिया की है। यह एक अच्छा विचार है, लुसियन। कार्सन सहमत हुए। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती थी कि उनके पास एक दूसरे को नियंत्रण में रखने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता था। इस घटना से केवल शाही परिवार, क्रोनिया और मंदिर को ही लाभ हो सकता था। समस्या यह है कि मुझे नहीं पता कि शाही परिवार से जिस व्यक्ति को उन्होंने भेजा था वह कहाँ है। लुसियन थोड़ा हिचकिचाया। इस विस्तृत क्षेत्र में कोई शाही व्यक्ति कैसे ढूंढ पाएगा? अगर यही बात है, तो इसे मुझ पर छोड़ दो। हेंट शरारत से मुस्कुराया। मैं राजकुमार से मिलने जा रहा हूँ। आपका क्या मतलब है? लुसियन हैरान दिख रहा था। यह एक भोज है। क्या कई शूरवीर नहीं आएंगे? जब मैं चल रहा था, ये सोचते हुए कि ऐसी कोई उपयुक्त जगह नहीं है जहां मेरे पिता की सांस न पहुंचे, मैंने कहीं एक जाना पहचाना चेहरा देखा। हेंट ने अपनी उंगली उछाली। यह महामहिम थे। निश्चित रूप से आपने उनसे इंपीरियल ऑर्डर में शामिल होने की अनुमति नहीं मांगी थी, है ना? हेंट ने कार्सन के सवाल का सहजता से जवाब दिया। ये सही है। मैं ये अवसर क्यों चूकूंगा? तुम पागल आदमी हो। कार्सन ने अपना चेहरा सिकोड़ लिया। इंपीरियल ऑर्डर किसी के भी प्रवेश का स्थान नहीं था। बेशक, इसका मतलब यह नहीं था कि हेंट में कौशल की कमी थी। शाही शूरवीर बनने की प्रक्रिया शुरू से ही अलग थी। उन्होंने कहा कि उन्हें मुझे देखकर आनंद आता है और उन्होंने मुझ पर एक विशेष शर्त रखी। हेंट ने मुस्कुराते हुए लुसियन की ओर देखा। अगर मैं किसी बड़े संकट का समाधान कर दूं जो कि विनाश के करीब है, तो वह मुझे शाही शूरवीर के रूप में स्वीकार कर लेंगे। बेशक, मैं जानता हूं कि उन्होंने मुझे अस्वीकार करने के इरादे से ऐसा कहा था। उद्धरण ... ऐसी पागल किस्मत। लुसियन ने अपना भाव बनाए रखने का प्रयास किया। यद्यपि परिस्थितियां बदल गईं, लेकिन नायक का पागल भाग्य नहीं बदला। वह भाग्यशाली होकर पैदा हुआ है। यहाँ तक कि रसेल भी आश्चर्यचकित हुआ। लेकिन ये सचमुच सच हुआ। हेंट ने शांति से कहा और लुसियन के सामने सिर झुकाया। ये सब तुम्हारा शुक्रिया है, लुसियन।
मैं नहीं जानता कि इस उपकार का बदला कैसे चुकाऊं। लुसियन की आंखें बड़ी हो गईं। कहानी इस तरह क्यों चल रही है? अचानक उसका मुंह सूखने लगा। उसने राजकुमार के साथ शर्त क्यों लगाई? लुसियन अभी राजकुमार के होठों पर तमाचा मारना चाहता था। मैं तुम्हें पैसे लौटा दूंगा, कार्सन ने सही कहा। क्योंकि मैं गवाह हूं। भाई, ये संभव नहीं है। लुसियन ने अपने हाथ से छेड़छाड़ की। लुसियन बिल्कुल भी खुश नहीं था, भले ही उसे एक दोस्त के छोटे भाई से एक परोपकारी के रूप में पदोन्नत किया गया था। बल्कि वह इस बात से बहुत चिंतित था कि क्या होगा अगर हैंक ने उसे सहकर्मी के रूप में पहचान लिया। वैसे मैं अभी भी इसे काट नहीं सकता। लुसियन अभी भी जुड़े हुए लाल धागे को देख रहा था। क्या कमी है? लुसियन को अचानक बिना किसी कारण के विला में जाने की इच्छा हुई। उद्धरण डॉट 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 मैं बर्बाद हो गया हूँ। तारांकन, वह स्थान जहाँ हेंट गया था, महान प्रकाश मंदिर का उद्यान था। चूंकि भोज 2 घंटे बाद के लिए स्थगित कर दिया गया था, इसलिए उद्यान में पहले से ही काफी भीड़ थी। हैंट ने उन्हें रास्ता दिखाया और एक दुबले पतले कुलीन युवक की ओर इशारा किया जो बेंच के पास गहरी नींद में सो रहा था। वह वही है। कार्सन ने चारों ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि वह अकेला था, लेकिन कई लोग राजकुमार की रखवाली कर रहे थे। मुझे नहीं पता था कि मैं राजकुमार को देखूंगा। रसेल आश्चर्यचकित होकर राजकुमार के चारों ओर घूमता रहा। महारानी, कार्सन की आवाज सुनकर राजकुमार ने अपनी आंखें खोली। मुझे नहीं लगता कि जब लोग गहरी नींद में सो रहे हों तो उन्हें जगाना सही है। राजकुमार की नज़र हेंट, कार्सन और लुसियन पर पड़ी। मैं नहीं जानता कि वह कौन राजकुमार है। लुसियन ने अब राजकुमार के सामने अपना सिर झुकाया। यदि यह घटना न होती तो ये स्पष्ट था कि उनसे मिलना अत्यंत दुर्लभ होता, यहाँ तक कि वह उनसे वर्ष में केवल एक बार ही मिल पाते। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे पास क्यों आए हो, लेकिन मैं यहाँ से चला जाऊंगा क्योंकि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। राजकुमार अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और हेंट के पास से ऐसे गुजरा जैसे वह वहां से गुजर रहा हो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा मुंह इतना महंगा हो सकता है। राजकुमार ने फुसफुसाते हुए जो शब्द कहे, उससे निराशा से भरी आंखें हेंट पर गिर पड़ीं। तारांकन, कार्सन ने धीरे से लुसियन की ओर 5 उंगलियां फैला दी, जबकि हेंट और राजकुमार एक निर्जन स्थान पर चले गए। उद्धरण डॉट 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 5वां राजकुमार। उपन्यास में चौथा राजकुमार ही युवराज बनता है। उपन्यास में उनके बारे में काफी अफवाहें थीं। यह मुख्यतः एक बुरी अफवाह थी। वास्तव में ये सच था कि टेस्ला साम्राज्य लड़खड़ा गया क्योंकि चौथा राजकुमार युवराज बन गया। 5वां राजकुमार। लुसियन ने विचार किया, लेकिन उसे केवल यही पता था कि चौथे राजकुमार की मृत्यु सिंहासन पर बैठते ही हो गई थी। आइए आधिकारिक तौर पर अभिवादन करें। मैं कार्सन क्रोनिया हूँ, क्रोनिया परिवार का पहला बेटा। मैं लुसियन क्रोनिया हूँ, सबसे छोटा। कार्सन के बाद लुसियन ने भी शिष्टाचार के अनुसार शाही परिवार के सदस्य का विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं सीटल टेस्ला हूँ, टेस्ला साम्राज्य का 5वां राजकुमार। सीटल ने औपचारिक रूप से मुस्कुराकर दोनों का अभिवादन किया। उन्होंने लुसियन में विशेष रुचि दिखाई। मैं व्यक्तिगत रूप से लॉर्ड लुसियन से बात करना चाहता हूं, लेकिन मैं इसे बाद में स्थगित कर दूंगा। सीटल ने हेंट की ओर देखा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अभी क्या जरूरी है? हेंट ने शांतिपूर्वक समझाया कि अब क्या हो रहा था। सीटल का चेहरा धीरे धीरे कठोर हो गया और हेंट के शब्द समाप्त होते ही उसने अपना मुंह खोल दिया। यह एक मंदिर है, लेकिन ये टेस्ला साम्राज्य है। आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। बेशक मुझे ये चिंता शाही परिवार के सामने रखनी होगी। मैं मंदिर से जुड़े इस बड़े मुद्दे से अकेले नहीं निपट सकता। सीटल अपनी आवाज में ताकत लाते हुए अपनी सीट से खड़ा हो गया। चल दर। लुसियन को नहीं पता था कि यह शब्द इतना विश्वसनीय लगेगा। लुसियन ने सीटाइल का पीछा किया और वह कल्पना नहीं कर सकता था कि शाही हस्तक्षेप के कारण वह मंदिर से बाहर कैसे आएगा। ओह, याद नहीं रहा। सीटाइल ने चलना बंद कर दिया और लुसियन की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराए। धन्यवाद लॉर्ड लुसियन क्रोनिया। शाही परिवार आपकी बुद्धिमत्ता को नहीं भूलेगा। लुसियन ने अपना सिर झुका लिया।
सीटल ने उन्हें सीधे धन्यवाद क्यों दिया, इसका एक कारण था। वास्तव में ये कुलीन लोग ही थे जो टेस्ला साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते थे, और शाही शक्ति शाही कुलीनों से आती थी, जिसमें स्वयं शाही परिवार भी शामिल था। यदि इस घटना को रोका न गया होता तो महामंदी आ जाती, जिसमें अधिकांश कुलीनों के साथ साथ उच्च पदस्थ कुलीन भी मारे जाते। कितना अच्छा होगा यदि वे इसे रोक दें। इस घटना पर राजपरिवार आपको क्या जवाब देगा? रसेल पहले से ही इसका इंतजार कर रहा था। लुसियन को पता था कि जैसे जैसे घटना बड़ी होती जाएगी, उसका इनाम भी बड़ा होता जाएगा। शाही परिवार उसे जो भी देता वह बहुत ही फिजूल खर्ची वाला होता, ताकि उसे यह एहसास हो कि वह उनका कर्जदार है। आखिरकार प्रतिद्वंद्वी तो शाही परिवार ही है। तारांकन। दस्तक दस्तक। भूरे कपड़े पहने एक पादरी ने कार्यालय का दरवाजा सावधानी से खटखटाया। मैं अभी व्यस्त हूं, इसलिए मैं आपकी बात बाद में सुनूंगा। महायाजक की आवाज धीरे से दरवाजे से बाहर आई। वह 5वां राजकुमार तुमसे मिलने आया है। पादरी की तीव्र आवाज सुनकर दरवाजे की दरार से व्यस्त कदमों की आवाजें सुनाई देने लगीं। शुद्ध सफेद लबादा और सफेद टोपी पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने दरवाजा खोलते ही अपना सिर झुका लिया। मैं प्रकाश के सेवक 5वें राजकुमार को नमस्कार करता हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे कुछ कहना है। क्या आपके पास समय है? बिल्कुल महाराज, कृपया इस तरफ आइए। उच्च पुजारी ने सीटल को कार्यालय तक ले जाने की कोशिश की, लेकिन वह स्थिर खड़ा रहा और उसकी आंखें इधर उधर भटकती रहीं। क्या प्रकाश को थोड़ा कम करना संभव है? मेरे साथ कोई है जिसे दैवीय एलर्जी है। महायाजक ने एक क्षण के लिए दरवाजे की ओर देखा और सीटल के शब्दों का उत्तर दिया, हाँ, ये संभव है। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। महायाजक ने पास के याजकों को संकेत भेजे। यह उन्हें प्रकाश कम करने का संकेत था। जब तक महायाजक ने स्वयं प्रकाश कम नहीं कर दिया, तब तक उसने सेटल से दोबारा बात नहीं की। अब बहुत हो गया महाराज। मुझे खेद है कि मैंने आपको इतने लंबे समय तक इंतजार करवाया। सभी लोग अंदर आ जाएं, सीटल ने दरवाजे के पास से कहा। उच्च पुजारी ने जब देखा कि दरवाजा खुलने के बाद लुसियन का दल अंदर आ रहा है तो वह रुक गया। जब उन्होंने कार्सन को देखा तो उन्हें पता चला कि वे ही थे जिन्होंने उच्च पदस्थ पुजारियों को इस बारे में बताया था। महायाजक ने शीघ्र ही उन्हें स्वीकृति दे दी। आपका धन्यवाद। मैंने अंधकार का अनुसरण करने वालों को लगभग एक बहाना दे दिया है। नहीं, मैंने बस वही किया जो मुझे करना था। कार्सन ने अपना सिर हिलाया और विनम्रता दिखाई। भोज तक हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए आइए एक संक्षिप्त परिचय लें। बाईं ओर से, ये लॉर्ड कार्सन क्रोनिया, लॉर्ड लुसियन क्रोनिया और सर हेन ट्रिया हैं। जैसे ही सभी लोग बैठ गए, सीटल ने संक्षेप में लुसियन की पार्टी का परिचय दिया। मैंने यह नहीं सोचा था कि क्राउन प्रिंस इस तरह आएंगे। जब महायाजक ने अपना मुंह खोला तो सेटल ने अपनी हथेली दिखाकर उसे बोलने से रोक दिया। उसके पास ये सुनने का समय नहीं था कि दूसरा पक्ष क्या कह रहा है। वे पहले ही एक बार भोज स्थगित कर चुके थे। यदि इसमें 2 बार देरी हुई तो इसे जल्द ही रद्द करना पड़ेगा। ये भोज न केवल महान प्रकाश मंदिर के लिए लाभकारी था, बल्कि टेस्ला साम्राज्य की बाहरी छवि, जो 20 वर्षों में पहली बार प्रकट हुए दिव्य जानवर के अस्तित्व को उजागर करती थी, इस पर निर्भर थी। एक बम लगाया गया था। सीटल ने विषय उठाया। उद्धरण चिन्ह अल्पिराम अल्पिराम डॉट उद्धरण चिन्ह। महायाजक ने आंखें झपकाईं और कुछ नहीं कहा। यह बहुत चौंकाने वाला था। मैं आपको दिखाता हूँ। सीटल के निर्देश पर कार्सन ने एक बम और एक विस्फोट स्विच निकाला। उन्हें यह मंदिर में मिला। क्या ये सच है? तभी महायाजक शर्मिंदगी से हकलाने लगा। क्या प्रकाश की शक्ति की समस्या जिसके कारण भोज स्थगित हुआ, मंदिर की ओर से एक गलती नहीं है? सीटल की आंखें थोड़ी उग्र हो गईं। महाराज, वह चीज। लुसियन क्रोनिया ने कहा कि उसने एक पुजारी को बम स्विच के साथ देखा। इस स्थिति में क्या आप ये तर्क देंगे कि यह बस मंदिर के अंदर है? उच्च पुजारी के शब्दों पर जो बहाने बना रहे थे, सेटल ने तुरंत उनकी बात रोक दी। महायाजक ने एक क्षण के लिए लुसियन की ओर देखा।
उसकी आंखें नम्र नहीं थीं। हमने बम स्विच पर अपना नियंत्रण पा लिया है और सबसे खराब स्थिति को फिलहाल रोक दिया है, लेकिन लोग लगभग मर ही गए। सीटल ने मंदिर से सख्ती से पूछताछ करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था, और जब भी वह अपना मुंह खोलता था तो हर शब्द तीखा होता था। ठीक है, उसे प्रेरित करते रहो ताकि उसे किसी और चीज के बारे में सोचने का समय ही न मिले। लुसियन को 5वें राजकुमार के शांत शब्द और कार्य बहुत पसंद आए। मैं शाही परिवार के सदस्य के रूप में इसे जाने नहीं देना चाहता। बेशक मेरा मानना है कि उच्च पुजारी और मैं एक ही भावना साझा करते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? यहाँ तक कि सीटाइल की मुस्कुराहट भी अजीब तरह से डरावनी थी। बिल्कुल महाराज, मैं इस मामले को बिना जांच के नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। महायाजक ने अपना सिर झुकाया और फिर सिर उठाकर उसने फिर से लुसियन की ओर देखा। लॉर्ड लुसियन क्रोनिया की ओर। क्या यह ऐसा है? लुसियन ने अपनी खर्राटे रोक ली। वह राजकुमार को छू नहीं सकता, इसलिए वह तुम्हें छू रहा है। रसेल ने अपने दांत पीस लिए। खैर, मुझे इसकी उम्मीद थी। लुसियन ने शांति से अपनी उंगलियां अपने पेट पर रख लीं। अब मंदिर से एक बम निकला और शाही परिवार को इस घटना के बारे में पता चला। क्रोनिया परिवार और हेंट, जिन्होंने राजकुमार को इस तथ्य की जानकारी दी, उन्हें कितना घृणा महसूस हुई होगी। क्या तुम ये कहने की कोशिश करोगे कि मैं सिर्फ एक गवाह हूं, और फिर मुझ पर हमला करोगे और किसी तरह से खुद के लिए जगह बनाकर इससे बच निकलोगे? लुसियन ने विजयी भाव से महायाजक की ओर देखा। मैं इसकी अनुमति दूंगा। जैसे ही सीटिल के शब्द निकले, उच्च पुजारी ने अपना मुंह खोल दिया। कुछ समय पहले महामहिम ने कहा था कि लॉर्ड लुसियन ने एक पादरी को बम स्विच के साथ देखा। क्या ये सच है? हाँ, ज्यादा सटीक तौर पर कहूं तो मैंने वो गहने देखे जो पुजारी ने गिराए थे। आपको कैसे पता चला कि सजावटी वस्तु एक बम स्विच थी? भाई कार्सन ने मुझे इसे पहचानना सिखाया। क्या आपका मतलब यह है कि जब तक कार्सन क्रोनिया ने आपको नहीं बताया तब तक आपको नहीं पता था कि यह एक बम स्विच था? महायाजक का चेहरा चमक उठा, मानो उसने कुछ पकड़ लिया हो। एक तरह से ऐसा लग सकता है कि शाही परिवार और क्रोनिया एक दूसरे का हाथ थामकर मंदिर की शक्ति को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मुझे पता है कि वह इस तरह की प्रतिक्रिया देगा। रसेल ने घृणा भरी निगाहों से महायाजक को घूरा। फिर भी, क्या आप अपने से छोटे बच्चे के साथ ऐसा करना चाहेंगे? जब रसेल ने लुसियन की बात उठाई तो वह मुस्कुराने लगा और उसकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सचमुच, महायाजक का उत्तर मूर्खतापूर्ण और हास्यास्पद था। ये सही है। भगवान ने पुजारी को आभूषण क्यों नहीं लौटाए? क्या तुम्हें यकीन है कि यह आभूषण पुजारी से गिरा है? उच्च पुजारी ने फली को पकड़ लिया और उत्साह में यह बात बोल दिया। वास्तव में, ये स्पष्ट नहीं था कि पुजारी ने इसे गिराया था या नहीं, जैसा कि लुसियन ने दावा किया था। यदि यहाँ अस्पष्टता सिद्ध हो जाती तो मंदिर की केवल पूंछ ही काटी जा सकती थी। हालांकि लुसियन ने इसे उसी तरह जाने दिया जैसा कि उच्च पुजारी चाहते थे। क्या आप क्रोनिया परिवार का अपमान कर रहे हैं? अपमान से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या आप यह नहीं कहना चाह रहे हैं कि मैंने आभूषण इसलिए नहीं लौटाया क्योंकि मुझे वह चाहिए था? जिस प्रकार उच्च पुजारी ने बात को स्पष्ट कर दिया था, उसी प्रकार लुसियन ने भी बात को स्पष्ट कर दिया था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। महायाजक, मैं एक क्रोनिया हूँ। मैं हजारों या यहाँ तक कि दसियों हजार ऐसे आभूषण खरीद सकता हूँ। क्या आपका कथन मेरा या क्रोनिया परिवार का अपमान नहीं है? लुसियन ने अपने स्वर में दबाव डाला। कृपया अभी हुए अपमान के लिए उचित रूप से क्षमा मांगे। लुसियन की टिप्पणी पर रसेल जोर से हंस पड़े। वाह, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। उच्च पुजारी ने सीटल की ओर देखा और असहायता से अपना सिर झुका लिया। मैं सच में, मुझे खेद है। मेरा कभी भी क्रोनिया परिवार का अपमान करने का इरादा नहीं था। मुझे उम्मीद है कि कोई गलतफहमी नहीं होगी। इस माफी के अलावा, मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या आप सचमुच मामले को सुलझाना चाहते हैं, या आप बस मेरे शब्दों में कमियां ढूंढकर बच निकलने की कोशिश कर रहे हैं?
लुसियन की बात की टिप्पणियों से महायाजक को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। ये किसी कुलीन व्यक्ति की बुद्धि के विपरीत था तथा यह एक सीधा बयान था। उसने सोचा कि लुसियन के साथ ऐसा करना आसान था क्योंकि वह सिर्फ एक लड़का था, लेकिन उसे काफी पीटा गया था। वह एक गलतफहमी है। मैंने आपसे सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए एक सवाल पूछा था कि ऐसा हुआ है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि कोई गलतफहमी नहीं होगी। तो फिर मुझे आशा है कि आप मंदिर की मदद करने के लिए मेरे दिल को कुचलने के लिए उचित प्रश्न नहीं पूछेंगे, ताकि मैं गलतफहमी में न रह जाऊं। उच्च पुजारी ने एक क्षण के लिए लुसियन की ओर देखा और अपने कंधों को ढीला छोड़ दिया। उसने जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की, लेकिन उसने बड़ी जिम्मेदारी ले ली। क्या तुम्हें पादरी का चेहरा याद है? अंततः महायाजक ने एक उचित प्रश्न पूछा। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं रास्ता पूछने के लिए पुजारी को बुलाने ही वाला था, लेकिन वह अचानक भाग गया। क्या तुमने कहा कि वह भाग गया? सीटिल, जो चुपचाप कहानी सुन रही थी, ने हैरानी से पूछा। हाँ, महाराज, उसने मेरा चेहरा देखा और भाग गया। लुसियन के शब्दों पर उच्च पुजारी का चेहरा और अधिक काला पड़ गया। सीटाइल ने तुरंत अपनी भौं उठाई। लुसियन से भागने का केवल एक ही मामला था, जिसे दैवीय एलर्जी थी। एक भ्रष्ट पुजारी, सीटल बोला। महायाजक, हाँ महाराज। महायाजक ने ऐसे उत्तर दिया जैसे उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया हो। यह मामला महामहिम तक भी पहुंचेगा, इसलिए ग्रेट लाइट टेम्पल में उचित जांच की जानी चाहिए। बिल्कुल, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा। ये तथ्य कि भ्रष्ट पुजारी कहीं और नहीं, बल्कि मंदिर के लोगों के बीच ही पाया गया, अब राजनीतिक मुद्दे के रूप में नहीं देखा जा सकता। प्रकाश के अनुयायी के रूप में वह अंधकार को दंडित करने का सबसे मौलिक कार्य करने जा रहे थे। लॉर्ड लुसियन क्रोनिया। महायाजक मुस्कुराया। इस बदसूरत प्रकाश सेवक के दिमाग को रोशन करने के लिए धन्यवाद। लंबे समय तक इस पद पर रहने के कारण मैं केवल जिम्मेदारी से बचने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उच्च पुजारी की नजर न केवल लुसियन पर बल्कि कार्सन और हेंट पर भी गई। महान मंदिर, साथ ही टेस्ला के सभी मंदिरों को आप तीनों ने बहुत आशीर्वाद दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जबकि महायाजक की तरह दिखने लगा था, लुसियन ने एक लंबी सांस छोड़ी। सीटिल ने तीनों की ओर देखा और कहा, शाही परिवार भी आपका बहुत आभारी है। जल्द ही उसकी नजर हेंट की ओर मुड़ गई। मैंने तुमसे शर्त लगाई थी, तुम जीत गए। मैं जल्दी ही किसी को भेजूंगा ताकि तुम्हें पता चल जाए। सीटाइल ने हेंट को देखकर मुस्कुराया। हेंट ने सीटाइल के सामने अपना सिर झुकाया और उसके कांपते मुंह के सिरे को पकड़ लिया। धन्यवाद महाराज। तारांकन। कार्सन और हेंट पुजारियों के साथ बमों की खोज के लिए निकल पड़े, और लुसियन ने अपराधी की ओर इशारा किया। पुजारी वास्तव में भ्रष्ट था और उसे जांच के लिए ले जाया गया था। इसका कारण क्या था ये तो तभी पता चलेगा जब वह अपना मुंह खोलेगा। तभी सीटाइल मंदिर से रिपोर्ट करने के लिए बाहर निकली और विलंबित भोज पुनः शुरू हो गया। बम अभी तक नहीं मिला था, इसलिए भोज खुले में आयोजित किया गया था और लुसियन एक उपयुक्त स्थान पर बैठा था ताकि वह देख सके कि दिव्य पशु कैसा दिखता है। दिव्य जानवर के साथ पुजारी के हाथों से एक रोशनी चमकती है। अब ऐसा लगता है कि वे दिव्य जल को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ह्यूम ने चेहरे पर विस्मय के भाव के साथ स्थिति को समझाया। क्या आप ये देख सकते हैं? लुसियन भी अपनी जगह पर खड़ा था, लेकिन केवल एक मानव सिर ही दिखाई दे रहा था। उन्होंने सोचा कि यह आश्चर्यजनक है कि ह्यूम की दृष्टि दूर तक भी पहुंच सकती थी। रत्ता भी देखना चाहता है। लुसियन की परछाई फड़फड़ाने लगी। ओह, यह अब बाहर आ रहा है। रसेल भी ह्यूम की तरह ही उत्साहित थे तथा सामान्य से अधिक ऊंचाई पर तैर रहे थे। उसे रसेल से पहले कभी इतनी ईर्ष्या नहीं हुई थी जितनी अब हुई है। ओह, ये बहुत बुरा है। अगर दूसरे लोग न होते तो मैं तुम्हें हवा में उड़ा देता। रसेल ने नाक सिकोड़ी और खिलखिलाकर हंसने लगा। हाँ। लुसियन की सांस एक क्षण के लिए रुक गई। जब भीड़ भाड़ वाली जगह से बहुत अधिक मात्रा में प्रकाश निकला तो सांस लेना बहुत कठिन हो गया। ऐसा लग रहा था मानो कोई दिव्य पशु प्रकट हो गया हो। तुम ठीक हो?
रसेल के सवाल पर लुसियन ने अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है कि मैं मरने वाला हूं, लेकिन यहाँ रहना अच्छा है। जैसा कि आपने महसूस किया होगा, दिव्य जानवर अब प्रकट होता है। यह क्या है? दिव्य जानवर जिस दिशा से आ रहा है वह थोड़ी अजीब है। ऐसा लगता है कि यह आपकी ओर आ रहा है गुरु। ह्यूम ने रसेल के शब्दों को आगे बढ़ाया। यह क्या बकवास है? लुसियन का पेट उखड़ रहा था और वह अपना मुंह नहीं खोल पा रहा था। ठीक है, यह आपके पास आ रहा है ना? रसेल, जो धीरे से हवा में दिव्य जानवर को देख रहा था, ने अपना मुंह फिर से हिलाया। लुसियन को लगा कि बढ़ती रोशनी की अनुभूति से उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। उस समय लोग अचानक पीछे हट गए जैसे समुद्र फट गया हो। पागल! लुसियन की आंखें चौड़ी हो गईं। दिव्य राक्षस, जो सफेद बाघ जैसा दिखता था, भीड़ के बीच एक राजा की तरह गरिमापूर्ण ढंग से चल रहा था। पुजारी भी अचंभित होकर उसके पीछे गया, लेकिन उस दिव्य पशु को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सका। अध्यापक लुसियन भी शर्मिंदा था। उसने रसेल की ओर देखा, जो विद्वान चेहरे के साथ अपनी ठोड़ी सहला रहा था। नहीं, ये ठीक है। वह दिव्य जानवर प्रकाश की तीव्रता को उस बिंदु तक कम कर रहा है जहां आपको चोट नहीं लगती। वैसे दिव्य जानवर आपकी ओर क्यों बढ़ रहा है? क्या ये रट्टा की वजह से है?